Okay, class. Let's continue with the next para. I'm not so worried about my girlfriends and myself. We'll make it. The only subject I'm not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. What do you mean by lose heart? Lose heart means not to be discouraged. बहुत ज़्यादा सैड नहीं हो जाना, अपनी होप्स नहीं खो देना. तो अब यहाँ पे जो ऑथर है वो ये बोल रही है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं थी मुझे, मैं वरिड नहीं थी अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में. गर्लफ्रेंड्स मतलब शी कैन रिफर टू द ऑल द फ्रेंड्स हु ऑल आर गर्ल्स, हु ऑल आर फीमेल्स. तो बोलती है मैं जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी और मैं अपने बारे में इतनी मुझे टेंशन नहीं थी क्योंकि मुझे पता था हम लोग कर लेंगे, हम लोग पास हो जाएंगे. और जो एक सब्जेक्ट था जिसमें मुझे ज़्यादा टेंशन थी वो था मैथ्स. मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे लग रहा था कि शायद मेरे जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा पता लगाना मुश्किल है. एनीवे, वो ये बोलती है कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता. तो जो हम कर सकते हैं वो सिर्फ इतना है कि हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि टीचर हमें बता नहीं देते हमारा रिजल्ट क्या है. तो तब तक के लिए सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को बोल सके कि अपना जो दिल है वो आप कमजोर ना करें और डिस्करेज ना होकर एकदम स्ट्रांगली अपने रिजल्ट का वेट करें. डू नॉट लूज हार्ट. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old foggy who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talk so much. Here you can see जो ऑथर है वो बोलती है कि उनके स्कूल में जितने भी टीचर्स थे उन सब टीचर्स के साथ उनका ऑथर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी. वो सारे टीचर उसको अच्छा मानते थे. टोटल 9 टीचर्स थे स्कूल में जिसमें से 7 मेन थे और 2 विमेन थी. वो बोलती है उनमें से एक मिस्टर कीजिंग थे जो कि उनको मैथ्स पढ़ाते थे. और वो उन्होंने उस अपने टीचर को डिस्क्राइब किया है कि वो बहुत ज्यादा ओल्ड फॉगी थे. ओल्ड फॉगी का मतलब होता है आपका कि ओल्ड फैशन पर्सन थे, बहुत ही ओल्ड फैशन थे. और दूसरा, वो जो उनके मैथ्स के टीचर थे वो बहुत एनॉयड भी थे, यानी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, इरिटेट हो जाते थे. और वो ऑथर के साथ बहुत ज़्यादा एनॉयड रहते थे. क्यों? क्योंकि वो क्लास में बहुत बातें करती थी. शी यूज्ड टू टॉक अ लॉट इन द क्लास, सो दैट इज व्हाई हर मैथ्स टीचर यूज्ड टू गेट एनॉयड विद हर. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. Chatterbox? What can you write about that? I would worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. अब उसके बाद क्योंकि वो क्लास में बहुत बोलती थी तो जो कीजिंग बहुत उससे इरिटेट करते थे तो वो बहुत वार्निंग्स देते थे उसको. और बहुत सारी वार्निंग देने के बावजूद भी वो चुप नहीं होती थी, वो क्लास में बहुत बात करती थी. तो वो इरिटेट होकर उनके टीचर क्या करते थे, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे. और वो एक्स्ट्रा होमवर्क क्या होता था कि एक एस्से लिख के लेकर आओ. वो ऐसे जो होगा किस टॉपिक पे होगा, वो ऐसे होगा चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स, अब चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है? चैटर बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत बातें करता है. तो उस टॉपिक के ऊपर वो उसको ऐसे लिखने के लिए बोल देते थे. क्यों? क्योंकि वो क्लास में बहुत बातें करती थी. अब वो बोलती है कि जैसे मुझे वो चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखने को मिलता था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या लिखूं. चैटर बॉक्स पे कोई क्या लिख सकता है? और इस बात का मुझे बहुत बाद में टेंशन भी होती थी. लेकिन फिर उसको क्या करती थी, वो बोलती थी कि मैंने क्या किया, मैंने एक नोटबुक निकाली और उस नोटबुक में टाइटल लिख दिया चैटर बॉक्स. और उसके बाद फिर दोबारा मैंने बैग के अंदर वो नोटबुक रख दी. और मैं फिर कोशिश कर रही थी कि मैं चुपचाप थोड़ी देर बैठ जाऊं. तो अभी हमें वो अपनी सिचुएशन बता रही है कि जब उसको चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखना था तो उसने उस समय क्या फील किया और क्या उसके साथ हुआ. That evening, after I would finish the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. और बोलते हैं कि उस शाम जब उसको ऐसे लिखना था तो उसने अपना सारा होमवर्क पहले खत्म किया. और होमवर्क खत्म करने के बाद अब वो जो नोट उसने अपने बैग के अंदर रखा था जिसमें उसने टाइटल लिखा हुआ था चैटर बॉक्स, अब वो उसके सामने आने लगा.
कि उसका अभी तक ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ था। अब वो सोचना शुरू करती है उस सब्जेक्ट के बारे में कि वो क्या लिखेगी, और सोचते सोचते वो क्या कर रही है, अपने फाउंटेन पेन को अपने मुंह में रख के उसकी टिप को चबा रही है, और वो फाइनली सोच रही है कि अब मैं उस चैटर बॉक्स पे क्या लिखूं। Anyone could or ramble on and leave big spaces between the words. But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. और बोल रहे हैं कि रैम्बल का मतलब होता है कि आप जब किसी चीज को लिख रहे हो तो एक लेंथ में लिख रहे हो इन अ कंफ्यूज्ड और अनकंसेंशुअल वेज, यानी कि अन यहाँ पे कि जब आप किसी चीज को लिख रहे हो इतनी ज्यादा लेंथ में कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि आप क्या लिख रहे हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ रैम्बल। कन्विंसिंग का मतलब होता है केपेबल ऑफ कॉजिंग समवन टू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और रियल। कन्विंस करना, किसी को मनाने की कोशिश करना, किसी को ऐसी बात के लिए कन्विंस करना जो आपको, आप उन्हें समझाना चाहते हो कि वो सही है और वो रियल है। तो यहाँ पे ऑथर बोलती है कि अगर कोई भी होता तो शायद वो ये करता कि एक पेपर में बहुत ज्यादा गैप दे देकर, स्पेस दे देकर जो है वर्ड्स में अपने पूरा का पूरा एस्से कंप्लीट कर देना। यानी कि जहां हम एक लाइन में 10 वर्ड लिखते हैं, उस एक ही लाइन में हम दो दो तीन तीन बड़े बड़े वर्ड्स लिखते हैं स्पेस छोड़कर, एक ऐसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, सो दैट टीचर को लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तो लिखा है। लेकिन बात ये नहीं थी कि मुझे सिर्फ पेपर भरने हैं, बात ये थी कि मैं जो सोच रही थी, वो जो ट्रिक मैं सोच रही थी वो ये थी कि मैं ऐसा कुछ लिखना चाहती हूँ जिससे कि मैं अपने टीचर मिस्टर कीजिंग को कन्विंस कर पाऊँ कि बोलना कितना जरूरी है, बात करना कितना ज्यादा जरूरी है। ये मैं अपने आर्गुमेंट्स उस ऐसे के जरिए रखना चाहती हूँ। तो इसलिए वो अब ज्यादा कंफ्यूज है और वो सोच रही है कि मैं क्या लिखूं। I thought and thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trade and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. Now you can see the meaning of trait. Trait means quality, किसी की quality होना, जैसे कि आपका एक trait है कि आप बहुत ही गुस्से वाले person हो, तो this is your trait। तो आपकी कोई क्वालिटी को हम ट्रेट कहते हैं। इनहेरिटेड का मतलब होता है कि जो चीजें आपको आपके पेरेंट्स से मिली होती है, अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर्स से मिली होती है, उसको हम कहते हैं कि वो हमने इनहेरिट किया। ओके। अब यहाँ पे ऑथर बोल रही है कि जब वो टॉपिक के बारे में मैं सोच रही थी कि क्या लिखना है, तो मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने बहुत सोचा, और बहुत सोचने के बाद मुझे एक फाइनली एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, और उस आइडिया पे मैंने अपना ऐसे लिखना शुरू किया, और मैंने 3 पेजेस में वो अपना जो असाइनमेंट था कंप्लीट किया जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे दिया था, और वो 3 पेजेस लिखकर मैं सेटिस्फाइड थी। क्यों? क्योंकि जो मुझे आर्गुमेंट देनी थी कि बात करना कितना जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए, वो मैंने उसमें लिख दी थी। मैंने उस ऐसे के जरिए उसमें लिखा कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेड, बात करना एक स्टूडेंट की क्वालिटी है और बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, हमेशा बेस्ट करती हूँ कि मैं अपनी इस बात करने की हैबिट को कंट्रोल में रखूं। लेकिन मैं अपनी बात करने की जो हैबिट है उसको कंट्रोल में नहीं कर पाती। उसका कारण ये है कि मेरी ये जो आदत है ये मुझे मेरी मदर से मिली है, क्योंकि मेरी मदर भी बहुत बातें करती है, इतना ज्यादा बातें करती है जितना मैं करती हूँ। अब वो बोलती है कि मुझे, क्योंकि ये क्वालिटी अपनी मदर से इनहेरिट, मैंने इनहेरिट की है, मुझे टेक्निकली ये मिली है, जेनेटिकली मेरे अंदर आई है जो ये चीज, तो मुझे लगता है ये क्वालिटी मैं चेंज नहीं कर सकती इस बारे में, क्योंकि ये मुझे अपने पेरेंट्स से मिली है। So this is what she has argued like this on the essay to Mr. Keesing. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. अब यहाँ पे क्या बोल रही है ऑथर कि जब मैंने वो लेटर पूरा का पूरा ऐसे लिखा, और ऐसे लिखने के बाद मैंने मिस्टर कीजिंग को दिया, तो मिस्टर कीजिंग उसको पढ़कर बहुत हंसे, वो उस चीज को पढ़ के बहुत हंस रहे थे।
और उसके बाद प्रोसीड का मतलब होता है कि आगे के लिए किसी चीज को शुरू करना। तो बोलते हैं कि फिर आगे मैंने प्रोसीड किया, जो है मेरा बात करना, लेकिन मैंने ये चीज जो है बात करने की, जो मेरी क्वालिटी, जो मेरा ट्रेड था, वो मैंने अपने नेक्स्ट लेसन में भी कंटिन्यू रखा। मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, उनका नेक्स्ट पीरियड लग रहा था, तो तभी मैंने बातें करनी शुरू की। और अब इस टाइम फिर वो इरिटेट हो गए उनके टीचर, और उन्होंने क्या किया, दोबारा से उसको एक और एस्से दे दिया, सेकेंड एस्से दिस टाइम ही हैज गिवन हर। अब इस बार उन्होंने उसको ऐसे क्या दिया, एन इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल भी, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो उन्होंने लिया एन इनकरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी एक ऐसा चैटर बॉक्स जो कभी चेंज नहीं हो सकता। और उसके बाद क्या किया, जब उन्होंने ये ऐसे उसको लिखने के दिया, तो उसने फाइनली उस पर ऐसे लिखा, और वो ऐसे लिखने के बाद मिस्टर कीजिंग को वो ऐसे अपना हैंड ओवर किया। और अभी फिलहाल दो और पीरियड के लिए मिस्टर कीजिंग को उससे कोई कंप्लेंट नहीं थी। लेकिन आगे क्या होता है, क्या ऐसे कंटिन्यू रहा या नहीं रहा, वो हम आगे देखेंगे। However, during the third lesson, he would finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब दूसरा ऐसे भी दे दिया उसके बाद, दो लेसन्स तक जो उसके टीचर थे शांत रहे, लेकिन फिर जो ऑथर थी वो कंटिन्यूअस रही बात करने के लिए। अब थर्ड लेसन में फाइनली जो मिस्टर कीजिंग थे वो इतने इरिटेट हो गए एन फ्रैंक से कि उन्होंने दोबारा उसको तीसरी थर्ड टाइम उसको पनिशमेंट दी। और उन्होंने लिखा कि एन फ्रैंक को मैं पनिशमेंट के तौर पर, कि वो क्लास में बहुत बातें करती हैं, मैं उनको एक एस्से लिखने के लिए देता हूँ, और उस एस्से का इस बार टाइटल है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब इस बार का जो टाइटल है वो ये है। मिस्ट्रेस मतलब होता है अ वुमेन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, यानी एक ऐसी वुमेन जो किसी पोजीशन में है, किसी ऐसे पोजीशन में जिसपे उसका कंट्रोल है। तो वो बोलता है कि अब इस टॉपिक पे उसको ऐसे लिखना है। So with this we come to an end of this paragraph. Next we'll continue on part 4.